तरक्की हुई बीजेपी के सारे एमएलओ की पर्सनल, किसी ने पेट्रोल पंप लगा लिया, किसी ने कोई कुछ लगा लिया, किसी ने किसी कोई दो जमीन, कोई सबके आलीशान घर बन गए। आज अंबानी और अडानी नाराज नहीं है, बाकी पूरा हिंदुस्तान नाराज है, किसान नाराज है, नौजवान नाराज है। कौन है खुश इनसे? अरे घर में रश कर दिया इन्होंने एमएलए मिनिस्टरों से भी ज्यादा, लेकिन हमारे हाथ में पावर नहीं दी ढेले की भी। लोगों को 170 तोड़कर, ये तोड़कर, वो तोड़कर, बहुत कोई बड़े सुरखाव के पर दिखाए, आसमान दिखाया कि हम सितारे तोड़ के नीचे ले जाएंगे, नौकरियां ही नौकरियां होंगी। टोनी साहब, आपने मेरा जवाब नहीं दिया। आप दोनों किश्ती में पांव रख के चल रहे हो, आप इधर भी हो, आप उधर भी हो। मेरे सामने कोई मोदी जी के शान के खिलाफ बात करे, कोई गाली दे के बात करे, आई से नो, आई स्ट्रांगली रिबट दैट दोज काइंड ऑफ आर्गुमेंट्स। जेपी ने एक ऐसा जहर समाज में फैला दिया कि मुस्लिम डोमिनेटेड पार्टी जो जम्मू के हित में नहीं सोच सकती। एडवाइजर जो हैं वो वाइसराय बने हुए हैं, वो अंग्रेजों के टाइम के वाइसराय हैं, कोई हमारी सुनने को तैयार नहीं है। सर, जिस तरह के आप जवाब दे रहे हो, ये मैं कह सकता हूँ या तो आप बड़े मंजे हुए सियासतदान हो या फिर सियासत में थोड़े कमजोर। हिंदुस्तान का जो गोदी मीडिया इसका नाम नहीं ले रहा, ये आपने नाम ले लिया क्योंकि आप थोड़े से ब्लंट सवाल करने के आदी हैं। आई एम टू गिव यू द नंबर ऑफ बीजेपी के 25 बड़े 0 फॉर जम्मू। कोई काम नहीं किया। देखें, आजाद है, आजाद का कौन सा निशान हो सकता है? कोई परमानेंट तो हो नहीं सकता। पार्टी का चुनाव हो सकता है उस पर। मैं देखें, उस वक्त की बात उस वक्त होगी, अभी तक तो ये बात कोई नजर नहीं आ रही है। के साथ कुछ देखें, who brings the best proposal to us? बीजेपी। मैं कह रहा हूँ ना, मैं कह रहा हूँ जम्मू की स्टेट देने के बाद बीजेपी। अच्छा, फिर चांस है। की हो गया भाई, बाकी ने खाता ये खान लगे तो तकलीफ हो गई है। These were the kind of answers। जम्मू की सीएम की बात की जा रही है, तो कितना चांसेस हैं वो? लोगों को ठगने के लिए, बस लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए कि दोबारा कोई इनको वोट डाल दे। लेकिन इनकी 25 सीटें नहीं आएंगी। अब ये जो सोच के बैठे हैं, ये मेजॉरिटी, ये भूल जाएं। अब कोई डेवलपमेंट नहीं, 0 डेवलपमेंट, बिग 0। महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़ के रख दी है, कमर तोड़ के रख दी है। पार्टीज कम टुगेदर, हो सकता है पैंथर पार्टी भी ज्वाइन कर जाए, ये सारी मिलके सरकार बनाने, लेकिन माइनस बीजेपी होगी, क्योंकि बीजेपी का आज लोग भरोसा करने को तैयार नहीं है, नहीं है, नहीं है। वो पंजाबी जी कहावत है, कहते सच आखा ते भजदियां खाखा, मैं डरदी सच ना आखा। लेकिन हम उनमें से नहीं है, सच तो कहना है। मुझे आज भी वो रात याद है जब डीडीसी चुनावों के रिजल्ट आ रहे थे। सबसे लेट जो नतीजा सामने आया था वो था तरनजीत सिंह टोनी का, सुचेतगढ़ कॉन्स्टिट्यूएंसी से। शायद लगभग रात के 3 बजे वो रिज़ल्ट सामने आया था। तो हम कह सकते हैं कि ये सीट जीती नहीं गई, ये छीनी गई थी। आज क्या मौजूदा हालात हैं? तरनजीत सिंह टोनी, आज का जो सिनेरियो है, आज की जो पॉलिटिकल प्रोसेस चल रही है, जम्मू कश्मीर यूटी में जो उथल पुथल है, उसके बारे में क्या सोचते हैं? मेरे साथ मौजूद हैं तरनजीत सिंह टोनी। मुझे लगता है कि ये नाम किसी इंट्रोडक्शन का मोहताज नहीं है। एक लंबा अरसा इन्होंने निकाला नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ, हालांकि अब हालात बदल गए हैं, अब ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ नहीं है। टोनी साहब, मुझे वो रात आज भी याद लगे, लगभग सुबह के 3 बजे जब रिजल्ट आया था। मुझे भी काम भूली है। आज के क्या हालात हैं? आप अभी कॉन्स्टिट्यूंसी में काम कर रहे हो, तो सब स्मूथ चल रहा है? जो मंशा थी चुनाव जीतने की, लोगों ने आपको मैंडेट दिया, क्या आप उनको खुश कर पा रहे हो? देखें, सबसे पहले मैं अपने लोगों का, अपने उस रब का, वाहिगुरु का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मुझे ये मौका मिला डीडीसी का। हालांकि ये जिस तरह का वादा प्रधानमंत्री जी ने हमारे साथ किया था जम्मू कश्मीर के अवाम के साथ, वो पूरा नहीं हुआ। जो हमारे आप ये समझें कि डीडीसी के साथ जिस तरह का उन्होंने बोला था, आपको एक जम्मू कश्मीर नहीं पूरे हिंदुस्तान का सबसे बेस्ट पीआरआई होगा, वो नहीं बन पाया। आई एम सॉरी टू से, वो नहीं। देखें आप, हमारे पास हिमाचल है, हमारे पास और बड़ी स्टेट्स थी जिनके आपने उस वक्त मिसालें दी कि आपका जो है कॉन्स्टिट्यूंसी डेवलपमेंट फंड होगा, ये होगा, कुछ भी नहीं। अब मेरी टोटल जो असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी है वो है 33 पंचायतों की। तो 21 में इलेक्शन हुआ, कितनी रहेगी बार? 12। तो आप मेरा जो कॉन्स्टिट्यूंसी डेवलपमेंट फंड है उसको 2/3 के साथ डिवाइड कर दें, जो एमएलए का था। मेरी तनख्वाह भी उस तरह कर दें, मेरे बाकी ऑनरेरियम जो भी सारा सिस्टम है, बड़ा आसान सा तरीका था।
इफ आई एम टू रिप्रेजेंट दैट, मैंने डेवलपमेंट करनी है, अगर उन्होंने बोला कि ये 3 टायर हिस्टोरिकल डिसीजन है तो लेट इट बी हिस्टोरिकल इन ईच एंड एवरी मैनर। वो नहीं किया इन्होंने। और मुझे अफसोस से ये कहना पड़ता है कि हमारे मुर्मू साहब थे यहाँ पे, मलिक साहब ने भी ये वादा किया ये ऐसा होने जा रहा है। मुर्मू साहब ने हमें ये कहा था कि आपको एक गाड़ी मिलेगी, सब कुछ मिलेगा, ऑफिस होगा, आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी डेवलपमेंट फंड होगी। उसके बाद हमारे उस वक्त के जो चीफ सेक्रेटरी थे और उनके साथ उनकी लड़ाई चल पड़ी, बी सुब्रमण्यम ने माननी नहीं किसी की, वो उसकी फाइल रोक के बैठे थे, वो उसकी डेवलपमेंट विद द रिजल्ट उसकी ट्रांसफर यहाँ से वो रिजाइन करके चले गए। वेरी अनसेरेमनियस एंड वेरी अनफॉर्चुनेट फॉर द स्टेट, क्योंकि ही वॉज ए मैन ऑफ हिज वर्ड्स, मिस्टर मुर्मू। ठीक है। और आप देख रहे थे कि भाई किन हालातों में यहाँ से बी आर सुब्रमण्यम गए, ट्रांसफर के बाद भी 1 हफ्ता आड़े रहे कि मेरा ऑर्डर, जो सारी एडमिनिस्ट्रेशन में ये था ऑर्डर वापस हो रहा है, वो लॉट ऑफ कंफ्यूजन। चलो दैट इज गॉन विद द विंड, नो लेट अस नॉट टॉक अबाउट दैट। बट हमारी बात यूं की तू है। आपको लगता है कि जो डीडीसी के चुनाव हुए इसके बाद जो तस्वीरें बदली नहीं, हालात वैसे ही हैं? हाँ वही है। हमारे घर में हमारे घर में रश कर दिया इन्होंने एमएलए मिनिस्टरों से भी ज्यादा, लेकिन हमारे हाथ में पावर नहीं दी ढेले की भी अभी तक। जो ये, हाँ मैं वही कह रहा हूँ, हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं। आई फील इट इज ए सॉरी स्टेट ऑफ अफेयर्स एंड कोई गवर्नर रूल, कोई लेफ्टिनेंट गवर्नर रूल इज नॉट ए पैच ऑफ पॉलिटिकल रूल। चाहे बीजेपी की सरकार थी, उसके साथ पीडीपी के साथ कोई किसी की बाजू पकड़ के काम करवा सकता था रात को। हाँ। आज की डेट में कौन किसको पूछे? ये जितने तो एडवाइजर हैं, लोग नाराज हो रहे होंगे आपसे। हो रहे हैं। एडवाइजर जो हैं वो वाइसराय बने हुए हैं, वो अंग्रेजों के टाइम के वाइसराय हैं, कोई हमारी सुनने को तैयार नहीं है। 3 आदमी आपको मैं गिन के बताने लगा हूं, 3 आदमी। एडवाइजर बशीर खान, एडवाइजर ये खान साहब दूसरे जो पुलिस से फारूक खान साहब, मेरे कोई रिश्तेदार नहीं है। कल को कोई खिलाफत होगी हम डट के इनके खिलाफ भी बोलेंगे। और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है ये, लेकिन ये नजर आ रहे हैं कोई इधर जा रहा है, कोई मीटिंग हो रही है। बाकी एडवाइजर किधर हैं? अगर काम के नहीं है तो निकालो, नए लाओ जो परफॉर्म तो करें, जो लोगों में तो जाएं। एक बार कोरोना छू के क्या चला गया, वो लोग अपने कमरों में से नहीं निकल रहे और मिलने के लिए लोगों को इजाजत नहीं है। जाए ना, लोगों में आए, मेरे बॉर्डर पे जाए। कौन कौन आया? एक बशीर खान साहब ने टूर दिया, उसके बाद किसी ने टूर नहीं दिया मेरे इलाके में। मेरे इलाके में आज भी मेरी पैडी बेल्ट है, चावल खाने के लिए सबको बड़े अच्छे लगते हैं। नहीं जी, जम्मू के आरएसपुरा के चावल बड़े मशहूर हैं, पूरी दुनिया में मशहूर हैं, लेकिन आपने उसको बचाने के लिए क्या कर रहे हैं? पानी नहीं दे पा रहे हैं गवर्नर साहब, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब, मेरी हाथ जोड़ के बेनती है, पानी नहीं है मेरे पास, मेरे किसानों के पास आज की डेट में। रणजीत सिंह, ये तो दिक्कत है ज़रूर लोगों में, आप लोगों से जुड़े हुए तो ये परेशानियां ज़रूर आपको ज़रूर झेलनी पड़ती होंगी। लेकिन आप थोड़ा पॉलिटिकल प्रोसेस की तरफ जाते हैं। जिस तरह से डिलिमिटेशन कमीशन जम्मू में आया, आल पार्टी मीट हुआ दिल्ली में, इन सब को किस तरह से देखते हो? रणजीत सिंह टोनी कैसे देखते हैं इसको? मैं समझता हूँ, देखें पॉलिटिकल प्रोसेस तो स्टार्ट होना ही है, और ये ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस प्राइम मिनिस्टर की भी कमिटमेंट है और अमित शाह जी जो थे उन सबकी कमिटमेंट थी, बीजेपी की कमिटमेंट थी, ये होगा। लेकिन जो इन्होंने बोला कि 370 तोड़कर, ये तोड़कर, वो तोड़कर, बहुत कोई बड़े सुरखाव के पर दिखाए, आसमान दिखाया कि हम सितारे तोड़ के नीचे ले आएंगे, नौकरियां ही नौकरियां होंगी। आपको भी बोला, आपने भी बड़े इंटरव्यू देखता हूं मैं, आपको भी देखता हूं, आप पूछते भी हैं वो सवाल, लेकिन वो जवाब ढाक के 3 पात, कोई डेवलपमेंट नहीं, जीरो डेवलपमेंट, बिग जीरो। और बिग जीरो नौकरियों के, मैं तो कहता हूं आप नहीं छोड़ो, आप पुरानी नौकरियां जो डेली वेजर हैं, जो पीएचई के हैं, जो पीडीडी के हैं, जो हेल्थ में हैं, जो पुलिस में हैं, जो आपके एसपीओ, आप सब इनको ही पक्का कर दो जी। नई वाली छोड़ दो, आप पुराने पक्के कर दो। आप वो नहीं कर पाए। उन लोगों ने काली दिवाली बनाई, काली ईद मनाई, और बाकी प्रोटेस्ट में बैठे होते हैं, भाई हम क्या करें, हमारे घरों में चूल्हा नहीं जल रहा है, फिर भी वो नौकरियां कर रहे हैं। मैं उनका सल्यूट करता हूं, उन डेली वेजेस को जो बिना तनख्वाह के 6-6, 8-8 महीने के बाद भी वो बेचारे नौकरियां कर रहे हैं। आज मुझे बताइए ना, मेरे इलाके में इतनी शॉर्टेज है जो लाइनमैन की, ये जो इलेक्ट्रिसिटी के, जगह जगह तार टूट रही है,
47 के बाद तारे जो मुझे नहीं लगता कभी बदली गई होंगी। तो फिर क्या करें यहाँ पर। टोनी साहब ये बताएं कि आप स्टेटहुड और यूटी के बारे में क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि ये बड़ा मसला गरमाया हुआ है और लगता है कि आने वाले दिनों में जो चुनाव आ रहे हैं इसका बेस भी यही होगा। बिल्कुल, हम कहेंगे बीजेपी एक खोखले वादों की पार्टी है, जुमलेबाज पार्टी है। अगर वो अपना नारा नहीं पूरा करते हैं, अपना वादा नहीं पूरा करते हैं कि हम 370 के बाद जैसे ही डिलिमिटेशन हो जाएगी हम स्टेटहुड देकर फिर इलेक्शन करेंगे। याद करें वो जब प्रधानमंत्री जी ने और उन्होंने कहा था, अमित शाह जी ने। लेकिन आज हमारी डिलिमिटेशन हो रही है, हम देखते हैं कब हमारा। तो हम तो ये कहेंगे कि हमको त्रिशंकु विधानसभा नहीं चाहिए जैसे दिल्ली में है। आज वो वहाँ के मनीष सिसोदिया जी सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, वो कह रहे हैं दिल्ली हाई कोर्ट में, शायद सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है कि जनाब हमारा फैसला करें। फैसला क्या है कि जी वो राशन बोलते हैं कि हम घर घर पहुंचा देंगे, तो दिल्ली सरकार बोल रही है नहीं आप दे नहीं सकते, अगर टायर पंचर हो जाएगा। बच्चों जैसे सवाल वहां पे बहाने बना रहे हैं आप। टायर पंचर हो जाएगा तो टायर दूसरा लग जाएगा। वो कह रहे हैं, उन्होंने मिसाल क्या दी, उन्होंने बोला अगर पिज्जा घर घर पहुंच सकता है आधे घंटे में तो डिलीवरी ऑफ राशन क्यों नहीं हो सकती। तो ऐसा विधानसभा नहीं चाहिए, हमें फुल फ्लैज स्टेट दे दे सो दैट वी कैन होल्ड अवर ओन इलेक्शंस। अब भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेता जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी रह चुके हैं, मैंने उनसे बात की, वो कहते हैं कि डिलिमिटेशन के जब प्रोसेस खत्म हो जाएगा उसके बाद चुनाव, उसके बाद स्टेटहुड। मैंने 2 ऑप्शन दिए थे, पहले स्टेटहुड फिर चुनाव। उन्होंने कहा नहीं, पहले चुनाव होंगे फिर स्टेटहुड होगी। ये वैसे ही जैसे दिल्ली में वादा किया था कि जैसे ही चुनाव खत्म होंगे हम स्टेटहुड दे देंगे। देखा सरकार दूसरी की आ गई तो इन्होंने स्टेटहुड ही नहीं दी। बोले ना, इन्होंने कहाँ किया वादा पूरा। इन्होंने बोला जैसे ही इलेक्शन हो जाएगा हम आपको स्टेटहुड दे देंगे दिल्ली को। वो बेचारे आज तक रो रहे हैं। लेकिन आपको सियासी नज़र से देखा जाए, क्योंकि आप लंबे समय से इसमें रहे हो, आपको लगता है कि इलेक्शन के आसपास जाकर अगर जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड बना दी जाता है तो इससे जो पार्टी है बीजेपी, इनको फायदा ही होगा? हाँ, क्यों नहीं फायदा होगा। मैं कहता हूँ फायदा होगा, फिर तो मुझे भी कोई एतराज नहीं है। मैं उनके खिलाफत मेरी यही है कि मेरी स्टेट तोड़ी है। मुझे बड़ी परेशानी है स्टेट तोड़ने से। और ये लेफ्टिनेंट गवर्नर की जगह गवर्नर ही रखना, आप अपना ही राज करो, लेकिन गवर्नर तो बनाओ, इसको स्टेट तो बनाओ। वो कहते हैं, हमने सवाल पूछा था, हमने कहा कि यूटी क्यों जरूरत पड़ी, 370 और 35 से समझ आ गया, लेकिन यूटी बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? वो कहते हैं जनाब यूटी हमने इसलिए बनाया था क्योंकि सारी पावर केंद्र के पास चली जाए, क्योंकि यहाँ जो भी पावर रहती थी मिनिस्टर के पास रहती थी उसका मिसयूज होता था। यहाँ पत्थरबाजों को छोड़ा जाता था, यहाँ पे आतंकवाद को बढ़ावा मिल रहा था उससे, इसलिए हमने ये कारण था कि हमने यूटी बनाई। आप सहमत हो इससे? ना, कौन सी मिलिटेंसी कंट्रोल कर ली है। रोज छुटपुट घटनाएं हो रही हैं, रोज लोग मर रहे हैं, रोज मिलिटेंट मारे जाते हैं। कहते हैं यार ये लास्ट कमांडर मारा गया, फिर तीसरे दिन बाद फिर कमांडर मर जाता है। फिर कौन सा कमांडर है? लास्ट वाला तो नजर नहीं आ रहा मुझे। ये सेकंड लास्ट ही मर रहे हैं, कितने सेकंड लास्ट हैं? ऐसे नहीं है। ये एक जब पड़ोसी बुरा हो जाए तो यू कैन नॉट कॉल के भाई पुरानी। अब हाँ, आप याद करें पुरानी गवर्नमेंट ने सीज फायर जब किया तो 10 साल चला, मनमोहन सिंह जी ने जब किया था। ऐसा नहीं है। अब जाके इन्होंने क्यों सीज फायर किया, क्यों पाकिस्तान के साथ बैठ के बात करी? आप तो कह रहे थे हम बात ही नहीं करेंगे, लेकिन करनी पड़ती है। आप ऐसे नहीं है, हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं बना सकते हैं। आपका पॉइंट आ गया टोनी साहब। अब मैं ये बताऊं कि पीडीपी की चीफ महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि 370 और 35A को लेकर जो छीना है वो आपको वापस देना पड़ेगा, नहीं तो मैं चुनाव में हिस्सा नहीं लूँगी। अगर मेरी पार्टी जीत भी जाती है तो मैं सीएम के लिए सामने नहीं आऊँगी। आप इस बारे में क्या कहते हैं, और तरनजीत सिंह टोनी क्या सोचते हैं इस बारे में, कितना जायज़ है ये? देखें, अभी ये 370 जो है ये है सब जुडिस, इट इज इन पेंडिंग बिफोर हम उस स्टेटमेंट की सुप्रीम कोर्ट। देखें, ये इसका सवाल आप उनसे पूछें, जवाब उनसे पूछें महबूबा जी से कि वो क्या सोचती हैं। हाउ कैन आई रिप्लाई ऑन हर बिहाफ। लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि देखें 370 जहां तक मेरे लोगों को वोटिंग राइट जहां नहीं था, वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी को, गोरखाज को, यहाँ मेरे बाकी जो जितने भी सफाई कर्मचारी पाकिस्तान से पंजाब से उस वक्त लाए गए थे, उनको जो नहीं था वाल्मीकि समाज को, तो मैं समझता हूं वहां तक तो आई वेलकम दैट। लेकिन उसके बाद जो हमको ये बताया कि हम ये हो गया वो हो गया हमारे लिए, मुझे उसमें कोई तरक्की नजर नहीं आई, कोई कुछ नजर नहीं आया। आप बाकी स्टेटों की जगह 371 ही हमको दे देते। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी तो हमको कुछ नहीं दिया ना, धोखा तो उन्होंने भी दिया ना, हमारी पीठ पे छुरा तो उन्होंने भी मारा। कहां दी नौकरियां? बताएं मुझे, कौन सी तरक्की की? एक झील नहीं बना पाए।
ये झील, आपने बोला था ये झील बनेगी, और फिर वो पता नहीं स्वेज कनाल की तस्वीरें उठा के तो बता दिया कि ऐसी झील बना, उसके वो बन जाएंगे, सैरगाहें बन जाएंगी, सब कुछ बन जाएगा। टोनी साहब, आपने मेरा जवाब नहीं दिया। आप दोनों कश्ती में पाँव रख के चल रहे हो, आप इधर भी हो, आप उधर भी हो। आपको हम नहीं है उधर, हम हैं, देखें मेरी बात सुने, आपको बड़ा क्रिस्टल क्लियर बताते हैं। हाँ। 370 जहां तक मेरे लोगों को वोटिंग राइट्स जो थी वो कश्मीरी हुक्मरानों की जाती थी, जिन्होंने हाँ, क्यों नहीं मानते? उनके साथ लंबा समय गुजारा है आप। हाँ, तो वो गलती थी आपकी? वो गलती थी नहीं, मेरी गलती नहीं थी। हमने उस वक्त भी आवाज उठाई थी, अंदर पार्टी के अंदर रहकर भी ये आवाज उठाई थी, लेकिन बड़े कम लोग बाहर थे उसके। एंड मेजॉरिटी ऑलवेज प्रिवेल्स, मेजॉरिटी इज अ रूल। आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्यों बुलडोज कर रही है? आज तेल की कीमतें ऊपर जा रही हैं, परवाह नहीं कर रही, क्योंकि मेजॉरिटी उनके पास है। आज बाकी चीजें उनके पास है। मैं वहां तक सहमत हूं जहां तक कश्मीरी हुक्मरानों की जाती थी कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी जो थी जम्मू से, उनको वोटिंग राइट्स नहीं थे, इसलिए वो हमारे को दोबारा नहीं। वो साहब, आपकी बातों से जहाँ तक मैं अभी तक बात कर पाया हूँ, मुझे ये तो समझ आ गया कि आप आने वाले वक्त में, आप अभी इंडिपेंडेंट जीते हो, अभी भी इंडिपेंडेंट हो, किसी पार्टी के दामन आपने थामा नहीं है। ये मैं एश्योर करता हूँ आप भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं जाओगे। ये भी मुझे लग रहा है कि एनसी में आपकी वापसी मुश्किल है। लेकिन मैं जाऊंगा ही नहीं। लेकिन पीडीपी, लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, मैं आज भी अगर बात करूं, देयर इज नो कंपैरिजन टू डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला। आई विल नॉट गो बैक टू नेशनल कॉन्फ्रेंस, आई मेक ए स्टेटमेंट हियर। मैं नहीं जा रहा हूं वहां पर। फिर आपने पार्टी छोड़ी क्यों? अभी मैं क्यों, मेरी बात सुने, क्योंकि वैसा मैंने आज तक लीडर नहीं देखा है। ये थोड़ी है कि मेरे 100 मेरे इलाके में 100 मेरे लोगों ने बोला कि आपने इस पार्टी को छोड़े, क्योंकि बीजेपी ने एक ऐसा जहर समाज में फैला दिया कि मुस्लिम डोमिनेटेड पार्टी जो जम्मू के हित में नहीं सोच सकती, और मेरे लोगों ने मजबूर किया रेजिग्नेशन करने के लिए। तो मैंने आई रिजाइंड फ्रॉम द पार्टी इन 2016। मुझे मेरे कोई वापस जाने का इरादा नहीं है, ना मैं जाऊंगा, लेकिन मेरी लीडरशिप से साथ कोई ऐसा टकराव, कोई झगड़ा, कोई मेरी इज्जत अफसाई में मुझे फारूक अब्दुल्ला, चाहे वो उमर अब्दुल्ला, उन्होंने हमेशा जो हो सका वो किया, और मैंने अपनी पार्टी के लिए जब तक मैं रहा नेशनल कॉन्फ्रेंस में मैंने किया, और मेरी उसमें से किसी एक लीडर से कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं। तो वो खिंचाव अभी तक है, ये डोरे खींचने जाए वापस ना। मैं आई रिस्पेक्ट प्राइम मिनिस्टर मोदी, मैं मोदी जी का बड़ा प्रशंसक हूं, मैं उनको दिल से चाहता हूं, लेकिन मैं उनकी बहुत सारी आइडियोलॉजी से नहीं मेल खाता, उनके गलत फैसलों के खिलाफ बोलता हूं। दैट डजंट मीन कि भाई आई डिसरिस्पेक्ट मोदी। मेरे सामने कोई मोदी जी के शान के खिलाफ बात करे, कोई गाली दे के बात करे, आई से नो, आई स्ट्रांगली रिबट दैट दोज काइंड ऑफ आर्गुमेंट्स। आप प्यार से बात करें। इस तरह का जो आपका जो माइंड सेट है, जो आप बात कर रहे हो, जो आपकी सोच है, जो विचारधारा है, आपको लगता है कि सियासी दुनिया में ऐसी कोई जगह है? क्यों नहीं है, क्यों नहीं है? है तो तभी तो जीते, लोगों ने माना। आप एनसी की तारीफ कर रहे हो, आप बीजेपी नहीं तो मुझे बताएं ना, आज की डेट में पूरे अपोजिशन में, पूरी अपोजिशन हिंदुस्तान की उठा के देखें, सिवाय राहुल गांधी के कौन अच्छी तरह से अपोजिशन कर रहा है? कमजोरी है कि वो वीक अपोजिशन है, लेकिन उसके जितने भी मुद्दे उठाए, क्या उन मुद्दों के ऊपर बहस होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? सर, जिस तरह के आप जवाब दे रहे हो, ये मैं कह सकता हूं, या तो आप बड़े मंजे हुए सियासतदान हो, या फिर सियासत में थोड़े कमजोर हो। मैं हो सकता कमजोर हो जाऊं, मंजा हुआ नहीं हूं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, मैं आपको जो अच्छा है ना इस वक्त पॉलिटिक्स के अंदर, तो उसको कहना पड़ेगा। हम किसी को नहीं, हम सूरज को देख के कह नहीं सकते कि ये चंद्रमा है, हमें कहना पड़ेगा। तो सारे सूरज हैं। देखिए, एक मैं आपको बता दूं, सच कहना इबादत है, मगर तो सियाने कहते हैं कि अंधे को अंधा मुंह पर नहीं कहते, लेकिन वो पंजाबी जी कहावत है, कहते सच आखा ते भजदियां खाखा, मैं डरदी सच ना आखा। लेकिन हम उनमें से नहीं है। सच तो कहना है किसी भी सूरत में, और मैंने अपनी सियासत भी सच्चाई के ऊपर लड़ी। अगर मैं झूठ और फरेब वाला, शराब बांट के जीतने वाला, पैसे बांट के जीतने वाला होता तो मैं कब का जीत चुका होता। लेकिन मेरी जिद थी कि अगर ये फैसला है, एक पत्ता उसकी मर्जी के बगैर नहीं हिल सकता, तो इतना बड़ा फैसला उसकी मर्जी के बगैर कैसे हो सकता है? तो हमने वैसे ही इलेक्शन लड़ी, बिना दारू बांटे, बिना पैसे बांटे, लोगों ने प्यार दिया, हम जीत गए। तरनजीत सिंह टोनी, आने वाले वक्त में मुझे पता नहीं, जैसे मैंने पहले कहा, बीजेपी तो हरगिज़ नहीं, जो आपकी बातों से मुझे लगा, तो एनसी में आपने खुद बता दिया कि वो चांस नहीं है, तो बच्चा क्या पीछे? पीडीपी और आजाद, कांग्रेस, इंडिपेंडेंट। मैं पार्टी की बात कर रहा हूं। इंडिपेंडेंट, आप इंडिपेंडेंट को क्यों इग्नोर कर रहे हैं?
क्यों? मैं इंडिपेंडेंट जीत के आया हूँ, मैं अभी तक हमेशा independent- सियासतदानों की ये शिकायत रहती है जनाब, जो पार्टी रूलिंग में होती है हम इंडिपेंडेंट है, हमारी सुनवाई नहीं होती वहाँ पे। तो तरनजीत सिंह टोनी इस चक्की में पिस के ना इतना कमजोर नहीं हूं कि मेरी सुनवाई ना हो, सरकार किसी की भी हो। अगर मैं जीत के जाऊंगा, मेरे इलाके के लोगों को ये नहीं बोलूंगा, मैंने हार के नहीं बोला कि भाई मैं हार गया हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं जीत के जाऊंगा तो फिर मैं बोलूंगा मैं कुछ नहीं कर सकता। फिर वो कमजोर लोग होंगे जो ये कहते होंगे। ये बहाना रहता है फिर ये बहाना है कि मैं सुन नहीं रहा कोई। ओए, कोई सुने कैसे नहीं कोई? मैंडेट आपकी बातों में सच्चाई होनी चाहिए। आप यू शुड नो योर सब्जेक्ट वेल बिफोर यू गो टू सम ऑफिस, यू मस्ट रीड दैट। अगर आप पढ़ के जाएंगे, आप इम्तिहान में कभी फेल नहीं होंगे। अगर आप पढ़ के नहीं जाएंगे, नकल के भरोसे जाएंगे, तो फिर वो कई बातें ना, वो कहते हैं इंपॉर्टेंट का निशान भी साथ में डाल के आ जाते हैं। नकल में भी अकल चाहिए। टोनी साहब, एक और सवाल आपसे पूछूंगा, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है ये, और आम लोगों की जनजीवन से जुड़ा हुआ है सवाल है जी। सबसे पहले मुझे ये बताएं कि आपके पास जो गाड़ी है वो सरकारी है, आपकी अपनी है? मेरी अपनी। उसमें तेल खुद डालते हो, सरकार बिल्कुल डालती है? अपना डालते। तो ये बस सिर्फ उन लोगों को शिकायत नहीं है जो सरकारी तेल पे चल रहे हैं, या फिर जो सच का सामना नहीं कर पा रहे। आपको लगता है कि महंगाई हुई है, पेट्रोल डीजल बढ़ा है, आम आदमी का जीवन अस्त व्यस्त हुआ इससे? मैं कहता हूं आज पूरे हिंदुस्तान का जो गोदी मीडिया इसका नाम नहीं ले रहा। ये आपने नाम ले लिया क्योंकि आप थोड़े से ब्लंट सवाल करने के आदी हैं, और मैं देखता रहता हूं आप के अंडर द कारपेट भी कितना गंदा है वो भी उठा के दिखाते हैं लोगों को। लेकिन आज की डेट में महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़ के रख दी है, कमर तोड़ के रख दी है। आप किसी चीज़ से बात कर लें, किसी चीज़ से, पेट्रोल डीजल महंगा हुआ, ऑल कमोडिटीज़ जितनी भी ट्रांसपोर्टेशन है वो सारी डीजल गाड़ियों से हो रही है, तो वो सारों की कीमत तो बढ़ गई। वो कहते हैं कि ये इसका सब कसूर कोरोना का है। कोरोना साल से आया, 1.5 साल से आया, उससे पहले क्या आप 7 साल से बहुत आटा हुकूमत बांटा है, में बहुत चावल बांटे हैं, वो राशन बांटा है मुफ्त। 2 किलो आटा बांट के किसी की भूख मिट जाएगी? कौन सा आटा बांटा है? आप मुझे बताएं ना, कोरोना के दौरान कहाँ थी आरएसएस जो आप बोलते बड़े सामाजिक सेवा करते हैं? घरों के अंदर बैठी थी। कहाँ थे बीजेपी के वो वर्कर? घरों के अंदर बैठे थे, सिर्फ इलेक्शन जीतने के लिए घर घर बांट जाएंगे और वो कसम कराने के लिए बांटते ना। अब वो खालसा एड वालों ने बांटी ना, दिल्ली के अंदर दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक बोर्ड ने चलाया ना लंगर, ऑक्सीजन लंगर चले। काम जब करेगा उसका दुनिया भर में नाम होगा। आखिरी सवाल तरनजीत सिंह टोनी जी, अगर अब इसमें तो अगर की बात ही नहीं है, अब दिल्ली मिशन के बाद जो कहा जा रहा है कि इलेक्शन होंगे, चुनाव होंगे, तो इस विधानसभा के चुनाव में तरनजीत सिंह टोनी इस जंग में लड़ते हुए दिखेंगे? बिल्कुल, उसकी गारंटी है। भगवान तंदुरुस्ती और आयु देगा तो हम ज़रूर उसमें लड़ेंगे, और उसका आशीर्वाद रहा तो जीत के विधानसभा में भी आवाज़ गूंजेगी। क्या होगा? देखो जनाब, इस बार फुटबॉल था, आगे देखेंगे क्या होगा। चेंज हो सकता है। देखें, आज़ाद है, आज़ाद का कौन सा निशान हो सकता है? कोई परमानेंट तो हो नहीं पार्टी सकता। का चुनाव हो सकता है उस पर। मैं देखें, उस वक्त की बात उस वक्त होगी, अभी तक तो ये बात कोई नजर नहीं आ रही है। के साथ कुछ देखें, who brings the best proposal to us? बीजेपी। मैं कह रहा हूँ ना, मैं कह रहा हूँ जम्मू की स्टेट देने के बाद बीजेपी। अच्छा, फिर चांस है, अगर क्यों नहीं? स्टेटहुड मिलता है तो मैं फिर कह जम्मू, पहले जम्मू की स्टेटहुड पे बात करें, National- हमारी एब्सोल्यूट स्टेटहुड जो है पावर रिस्टोर करें। पॉसिबिलिटी है, अगर स्टेटहुड आती है तो फिर बीजेपी के साथ सोच सकते हैं। नहीं, मैं अभी मैं ये कोई कमिटमेंट नहीं कर रहा हूँ, ना बीजेपी, ना कांग्रेस, ना पीडीपी, ना नेशनल कॉन्फ्रेंस, कोई पार्टी से नहीं हूँ, ना पैंथर, कोई नहीं। मैं कह पहले स्टेटहुड रिस्टोर करें। अपने वादों पे वो कहाँ उतरते हैं? आज आप जाओ ना गांव में, वो बोल रहे हैं हमारी बीज महंगा हो गया, खाद महंगी होगी, डीजल महंगा हो गया। वो तो कहते हैं कि लोग हमसे नाराज ही नहीं है। वो जनाब, वो गोदी मीडिया कहता है। आज अंबानी और अडानी नाराज नहीं है, बाकी पूरा हिंदुस्तान नाराज है, किसान नाराज है, नौजवान नाराज हैं। कौन है खुश इनसे? बताएं मुझे। 2 करोड़ नौकरियां देनी तो क्या, 2 करोड़ नौकरियां साल की गई हैं। कौन सी इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है वो आसमान पे चढ़ गई? नोटबंदी से 1,56,00,000 के करीब, सॉरी 86 लाख के करीब छोटी और बड़ी इंडस्ट्रियां बंद हुई थी। ये उस वक्त की फिगरें हैं। जब आप अपनी नज़र घुमाते हो, सभी सियासी पार्टी को देखते हो, यहाँ के हालात देखते हो, महंगाई देखते हो, और जो नौकरी की बात आपने की, ये सारा आप जब व्यू करते हो तो आपको लगता है कि चांसेस हैं कि जम्मू की सीएम की बात की जा रही है, तो कितना चांसेस हैं वो?
लोगों को ठगने के लिए, बस लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए कि दोबारा कोई इनको वोट डाल दे। लेकिन इनकी 25 सीटें नहीं आएंगी अब। ये जो सोच के बैठे हैं ये मेजॉरिटी, ये भूल जाएं अब। वो यार इनको मिनिस्टरों ने सिर्फ ट्रांसफर की इंडस्ट्री चलाई, और फिर जब इनके बड़े कुछ लोग थे उनको पूछना की हो गया भाई, बाकी ने खादा ये खान लगे तो तकलीफ हो गई है। दीज आर द काइंड ऑफ आंसर्स। आप बोले ना, मतलब बहुत सारे इनके नेता थे जो इनके जो ग्राउंड पे घूमते थे, वो कहते थे बाकियों ने खाया तब नहीं आप बोले, ये खाने लगे तो आप बोलने लगे। तो सिवाय ट्रांसफर इंडस्ट्री के क्या चलाया? अगर काम करना था तो मैं समझता हूं, मुझे नहीं लगता था कि जितनी कैबिनेट की पावर आज दिल्ली सरकार के पास है किसी के पास इतनी मजबूती के पास होती। और मुझे ये भी शक नहीं है अगर ये सारे 25 इकट्ठे होकर जाके किसी मिनिस्ट्री में बैठते, जनाब हमारी वो सड़कें बॉर्डर की टूटी हुई हैं, उनको ब्लैक टॉपिंग की जाए, हमारा जनाब ये जम्मू का तवी का लेक के लिए बोला था, ऐसे प्रोजेक्ट लेके ये 25 कभी इकट्ठे हुए ना। तरक्की हुई बीजेपी के सारे एमएलओ की पर्सनल, किसी ने पेट्रोल पंप लगा लिया, किसी ने कोई कुछ लगा लिया, किसी ने किसी को दो जमीन, कोई सबके आलीशान घर बन गए, सबके आलीशान बिजनेस एस्टैब्लिश हो गए। अगर बेड़ा गर्क हुआ तो वो जम्मू कश्मीर का हुआ, और खासकर जम्मू का हुआ जिसका हमेशा इन्होंने झंडा उठाया। जम्मू के साथ नाइंसाफी हो रही है लेकिन इन्होंने ही बेड़ा गर्क किया। इफ यू आस्क मी, आई एम टू गिव यू द नंबर ऑफ बीजेपी के 25 बड़े 0 फॉर जम्मू। कोई काम नहीं किया। जब जब कोई बात निकली है हमारे जम्मू के खिलाफ, जम्मू के लोगों ने प्रोटेस्ट किया, बाद में इनके लोगों ने बयान दिया हाँ ये होना चाहिए। उसके पहले ये कह रहे नहीं जी वो आपके बेहतरी के लिए। नंबर ऑफ एग्जांपल्स आपने जम्मू में आज भी माइनिंग माफिया सर चढ़ के बोल रहा है। एक रेत की ट्राली जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब 5000 की बिकने लगी है, और वो माइनिंग माफिया ने कोर्ट के अंदर कोई एक एप्लीकेशन डाल के कुछ करा के रखा हुआ, वो उनसे पैसे लेते हैं वो लोग। आप मेरे को बताएं, यहां पे शराब की दुकानें थी, वाइन जो शॉप्स खुली थी वो जम्मू के लोगों की थी, मेरी तो थी नहीं कोई, ना मैंने खोलनी है, ना मैं पीता, ना मैं पिलाता, ना मैंने बेचनी। लेकिन जो लोग इस बिजनेस से थे, कम से कम एक दुकान के साथ 10-10, 15-15 लोग जुड़े थे, तो 140 दुकानें बाहर गई हैं। लेकिन वो तो कहते हैं नाराज तो है ही नहीं लोग। मैं फिर कह रहा हूं आपको, पूछो उन लोगों को जो बेरोजगार हुए हैं। आप देखें ना, आपने 140 दुकानें, आप ये पूरी जो है लिकर पॉलिसी बनी, लिकर माफिया बीच में आके बैठ गया है। आज तक एक लड़का बता रहा था आरटीआई लगाई है कि इनके पास पैसे कहां से आए, उनकी आज तक डिटेल नहीं वो सबमिट कर पाए वहां पे। मुझे कई जगह पे बड़ा वो आता कि कोई बात सुनने को तैयार नहीं है एडमिनिस्ट्रेशन में। फिर एक आखिरी सवाल, इस बार खत्म करेंगे, बहुत लंबा वीडियो हो गया। अगर चुनाव जो होने जा रहे हैं डिलिमिटेशन के बाद, उम्मीद करते हैं स्टेटहुड मिल जाए, उसके बाद जो चुनाव हो जाएंगे, आपका जो एक्सपीरियंस कहता है, लंबा समय हमने इसमें गुजार दिया सियासत में, क्या लगता है कौन सी पार्टियां इस बार जो हैं आ सकती हैं? ये आपका एक अजम्पशन रहेगा बस, जो आपको माइनस बीजेपी सरकार बनेगी, और मुझे जो लगता है उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस अगर वो किसी भी तरह स्ट्रेच ऑफ इमेजिनेशन घुमा लें, मुझे जो लगता है सरकार जो है अगली दफा माइनस बीजेपी किसी की भी बन सकती है। हो सकता है ऑल पार्टीज कम टुगेदर, हो सकता है पैंथर पार्टी भी ज्वाइन कर जाए, ये सारी मिलकर सरकार बनाने, लेकिन माइनस बीजेपी होगी, क्योंकि बीजेपी का आज लोग भरोसा करने को तैयार नहीं है। शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। ये थे तरनजीत सिंह टोनी। बहुत सारे इश्यूज़ पे हमने बात की इनसे, और ज़रूरी था बात करना, क्योंकि ये एक कॉन्स्टिट्यूंसी को रिप्रेजेंट करते हैं। बॉर्डर के साथ जो लोग रहते हैं विश्वास करते हैं इन पर, क्योंकि इनको इस बार डीडीसी के इलेक्शन में उन्होंने जीत दर्ज कराई है। हालांकि वो जीत जो थी बड़ी कंट्रोवर्शियल थी, बड़ी जद्दोजहद उसमें करनी पड़ी, लेकिन इन सब स्टेक होल्डर से, इन सब लोगों से, इन सब पॉलिटिकल फिगर से बात करना ज़रूरी होता है। और इससे ये समझ आती है हमारी आम जनता को जो घर में बैठी है कि हमारा जो पॉलिटिकल सिनेरियो है, जो पॉलिटिकल क्राइटेरिया है, जो आज की हालात हैं जम्मू कश्मीर यूटी के, वो किस ओर जा रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि ये कॉन्वर्सेशन आपको पसंद आई होगी और आपकी जानकारी भी ज़रूर बढ़ी होगी इससे। शिवम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।